ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके सामने टुडे आई विल बी गोइंग टू स्टार्ट विद अ वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर नेम्ड एज टैक्सेशन। आप सभी मेरे सामने बैठे हैं एंड 4% वेटेज इज देयर इन दिस चैप्टर। थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लाइंट को जब आप एक्सप्लेन करेंगे एट द टाइम ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स, तो ही विल आस्क यू अबाउट द टैक्सेशन पार्ट। एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो या ना हो, क्योंकि 4% है, आप इस चैप्टर को छोड़ भी देंगे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। But the point is, if you want to really win in your in real life, you should read this taxation part because you have to give the consultancy। आपको बताना पड़ेगा अपने क्लाइंट्स को, क्योंकि वो ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे होंगे। तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि अगर आप बैंक एफडी में करते हैं तो कितना टैक्स लगेगा, एंड इफ यू गो इन म्यूचुअल फंड देन हाउ मच विल बी टैक्सेबल, एंड इफ यू गो इन दिस स्कीम पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम देन हाउ मच विल बी टैक्सेबल, इफ यू डायरेक्टली गो इन इक्विटी शेयर्स हाउ मच विल बी टैक्सेबल। आपको वहां पर कंपैरिजन में टैक्स का पता होना चाहिए। टैक्स का मतलब है लगान। लगान सतयुग के जमाने से, राजा राम के जमाने से चलता आया दोस्तों। तो आज हम उस लगान की बात करेंगे। दिस चैप्टर नंबर 8 इज स्पेसिफिकली ऑन टैक्सेशन। मैं भूपेश आनंद बड़ा एनर्जेटिक हूं। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आई एम मेनली कंसर्न विद टैक्सेशन, दैट व्हाट आई मीन बाय टैक्स, and what are the rates of tax, and how it will be applicable in case of mutual fund and to the unit holders। बड़ा मजा आने वाला है। मैं आज का ये जो लेक्चर है ना, जो अभी बता रहा हूँ, ये समझ लीजिए मैंने इसके ऊपर बड़ा हार्डवर्क किया है और बड़ी स्पेसिफिकली बड़ी अच्छी अच्छी पीपीटीज प्रिपेयर किए। पीपीटीज नो डाउट दे आर ऑल गुड, बट आज के लेक्चर में क्योंकि थोड़ा टेक्निकल था तो मैंने इसको इजी बनाने की कोशिश की। आप मेरा लेक्चर किसी और से कंपेयर करेंगे तो आपको ज्यादा समझ आने वाला है। अभी आप इसको वर्कबुक से नहीं देखेंगे, यू विल नॉट सी फ्रॉम द पीपीटीज। खाली मेरी बात को सुनेंगे, एक दो बार इस लेक्चर को देखना है, उसके बाद आप कहीं से भी देखेंगे आपको लॉजिकली रिलेशनशिप समझ आ जाएगी। आपका कमर सीधी करके बैठना आज के इस लेक्चर में बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। आपका कमर सीधी, मैं फिर रिपीट करता हूं, आपका कमर सीधी करके बैठना इस चैप्टर में बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है बेटे। जब बात आती है टैक्स की, जब बात आती है लगान की, तो मैं आपको आज एक लगान मूवी का भी गाना दिखाऊंगा, आमिर खान का गाना दिखाऊंगा, जब वो मैच के लिए आखिरी बॉल के लिए लड़ाई कर रहे होते हैं और किस तरह से वो कजरा को कहता है कि कजरा अगर तूने इस लास्ट बॉल में नहीं मारा तो हमें लगान देना पड़ जाएगा 2 साल का। तो बेटा लगान की बात होगी, आज टैक्स की बात होगी, आज कर की बात होगी कि कर देना है। यू हैव टू पे इनकम टैक्स, यू हैव टू पे जीएसटी, यू हैव टू पे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, you have to pay tax on dividend income, you have to pay capital gain tax, you have to pay short term capital gain tax। इस सभी बातों का नाम पता होना चाहिए। इवन इफ यू आर नाउ फ्रॉम नॉन टैक्स बैकग्राउंड, आपने टैक्स पहली बार सुना है तब भी आज समझ आ जाएगा यार। इतना तो पता ना कि आप जब टोल ब्रिज में जाते हो तो कुछ टैक्स पे करते हो, टोल पे करते हो। आपको इतना तो पता है कि जब कोई इनकम होती है, आमदनी होती है, तो आप पुराने जमाने में राजा महाराजा क्या करते थे, अपनी जनता से, अपने सबसे जो उनके राज्य में रहता था उनसे टैक्स वसूलते थे, क्योंकि फिर राजा कैसे काम करेगा, सड़कें कैसे बनेंगी। आज आप देखो नितिन गडकरी जी कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, नेशनल हाईवेज बना रहे हैं, पूरा ये कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, तो उसके दे वांट मनी। और मनी कहाँ से आएगा, ज़्यादा प्रिंट तो कर ही नहीं सकती गवर्नमेंट, अल्टीमेटली वो इकोनॉमी डाउनफॉल में आ जाएगी। इट मीन्स दे चार्ज टैक्स इन डिफरेंट फॉर्म्स फ्रॉम यू। सिमिलरली आज हम ये देखेंगे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो इनकम टैक्स चार्ज करती है, जीएसटी चार्ज करती है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स चार्ज करते हैं, हाउ मच दे विल बी चार्जिंग फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स, हाउ मच दे विल बी चार्जिंग फ्रॉम यूनिट होल्डर्स। तो आपको वो सभी बातों का ज्ञान आज मिलने वाला है, इसलिए थोड़ा सा टेक्निकल है बेटे। इस चैप्टर की बात करें, मैं इसकी बात करूँ, चैप्टर नंबर 8, ये मैंने वर्कबुक आपकी ओपन कर दी। 3 4 5 6 7 8, आई थिंक 3 4 5 6 7 8 लर्निंग आउटकम्स है। आप चेक कर लीजिए दोस्त। मैं भूपेश आनंद कोशिश करूंगा कि इनको 8 एटलीस्ट 8 लर्निंग आउटकम्स को 3 लेक्चर्स में सीमित कर दूंगा। और आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा रहेगा, थोड़ा सा टेक्निकल रहेगा और समझना जरूरी है ना। तो बिकॉज 4% के लिए, एग्जामिनेशन के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, बट रियल लाइफ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट। आप देखिए देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स व्हिच दे हैव गिवन। पहली बात उन्होंने कह दी एप्लीकेबिलिटी ऑफ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ म्यूचुअल फंड। तो पहली बात हमें ये डिस्कस करनी है, हम चर्चा करेंगे, कहानी बनाएंगे और आपसे पूछूंगा कि क्या आपको क्या लगता है कि अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर बन जाते तो क्या इस म्यूचुअल फंड के ऊपर टैक्स लगाते या नहीं लगाते। अल्टीमेटली हमारा बेनिफिट क्या है, अल्टीमेटली व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, वी वांट सोशल डेवलपमेंट, वी वांट इन्वेस्टमेंट, वी वांट ग्रोथ इन द इकोनॉमी। तो क्या म्यूचुअल फंड में टैक्स लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, आप खुद मेरे को बताएंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम्स व्हिच कैन बी देयर इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड। मैं कहूंगा पहली होती है कैपिटल गेन और दूसरी होती है डिविडेंड इनकम।
बेटा कैपिटल गेन का मतलब है कि जब आप कोई चीज को बेचते हैं और ज्यादा पैसे में बेच देते हैं और आपने उसको कम पैसे में खरीदा था, तो जो डिफरेंस है उसका नाम है कैपिटल गेन। बड़ी सीधी सी बात है। मैंने एक चीज मान लेते हैं, ये मैंने ब्लेजर, ये वाला ब्लेजर अज्यूम कर रहे हैं अमिताभ बच्चन साहब पहनते थे। अमिताभ बच्चन साहब से मैंने परचेज किया, एज्यूम कर रहा हूँ 1 लाख में, क्योंकि इसमें अमिताभ बच्चन साहब का नाम लिखा, मतलब ये प्रूव कर दिया कि अमिताभ बच्चन सर पहनते थे, तो मैंने उसको 1.5 लाख में बेच दिया, तो मुझे 50,000 का बेनिफिट हुआ। या ऐसा समझ लीजिए कुछ भी एसेट आप खरीदते हैं और उसको कुछ दिनों के बाद बेचते हैं, जैसे रियल एसेट, आपने कोई घर खरीदा 10 करोड़ का खरीदा, कुछ दिनों के बाद 12 करोड़ का बेच दिया, तो 12 करोड़ सेल प्राइस है, 10 करोड़ परचेज प्राइस है, 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 2 करोड़ विल बी द कैपिटल गेन। बेटे 5 हेड्स होते हैं इनकम के, एक सैलरी होती है, एक हाउस प्रॉपर्टी होती है, कैपिटल गेन होता है, एक अदर सोर्सेज होता है और एक बिजनेस एंड प्रोफेशन होता है। कैपिटल गेन का मतलब है, कैपिटल का मतलब है मोटा फायदा आपको हुआ। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कैपिटल गेन एंड डिविडेंड इनकम, डिफरेंस बिटवीन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स एंड कैपिटल गेन टैक्स। वी विल डिस्कस दैट कि भाई अगर एक इन्वेस्टर एक यूनिट होल्डर को टैक्स लगाए तो उसको डिविडेंड टैक्स कितना देना पड़ेगा और कैपिटल गेन टैक्स कितना देना पड़ेगा। सेटिंग अप ऑफ गोल्स, गेन्स एंड लॉसेस। सेटिंग अप का मतलब है कि अगर एक हेड में प्रॉफिट हो जाए और दूसरे में लॉस हो जाए, जैसे एक म्यूचुअल फंड से आपको प्रॉफिट हो गया है ना एज ए यूनिट होल्डर और दूसरे से लॉस हो गया, तो क्या वो प्रॉफिट और लॉस एडजस्ट होंगे? ठीक है सर, क्या आप जैसे स्कूल में थे तो 5 सब्जेक्ट्स थे, 5 में से 4 में तो आपकी बड़े प्यारे प्यारे डिस्टिंक्शन आ गई है ना, और एक 5th सब्जेक्ट में आप फेल हो गए, तो क्या आप ऑन एन एवरेज पास माने जाओगे या फेल माने जाओगे या प्रमोटेड हो गए या कंपार्टमेंट आएगी, उसको देखेंगे। टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80C, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, अभी वैसे रिसेंट चेंजेस आई हैं, आप 80C में हम देखेंगे। एंड TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। मैं कह रहा हूँ ना, आपको रियलिटी की बातों को समझ आएगा। एग्जामिनेशन के लिए करना है तो इस चैप्टर को छोड़ सकते हैं, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। आप मेरी एटलीस्ट लेक्चर सुनेंगे, क्या पता सुनी सुनाई कोई बात आ जाए और आप कर लें। चलिए जी, कहानी किस्मत की मैं स्टार्ट कर रहा हूं, और कहानी किस्मत की स्टार्ट करने से लिए मैं एक बार अपनी स्लाइड में आ गया हूं, और मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा हल्का सा ना के बराबर आज लिखें, लेकिन लिखना है। हेडिंग लिखें, ग्रेट मॉर्निंग, कमर सीधी करके बैठे हैं, 5A सीरीज की बात कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की बात कर रहे हैं, एंड आई एम टॉकिंग ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट्स। मैंने NISM की फुल फॉर्म भी लिख दी। मैं कागज कलम दवात लाकर घड़े बना दिए और घड़े में लिख दिया चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है टैक्सेशन, जिसको हम बोलते हैं लगान, और छोटा घड़ा बनाया जिसका नाम है लेक्चर नंबर 1। मैं आज आपसे पूछता हूं, पेन नीचे रखिए और मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आप सब यूनिट होल्डर्स हैं, आप सब कॉमन पीपल हैं, आप सब मैंगो पीपल हैं, आप हार्ड वर्किंग हैं, आप सुबह घर से जाते हैं, शाम को आते हैं, थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करते हैं, बचाते हैं, सेव करते हैं, फिर उसकी इन्वेस्टमेंट करते हैं। अज्यूम कर रहा हूं कि आप HDFC म्यूचुअल फंड में, किसी भी म्यूचुअल फंड में आउट ऑफ दोस 45 कंपनीज आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्या लगता है, क्या म्यूचुअल फंड वाले वो पैसे अपने पास रखेंगे या वो आगे भी इन्वेस्ट करेंगे? बेटे आपने टोपी पहनाई म्यूचुअल फंड को, म्यूचुअल फंड वाले आगे टोपी पहना देंगे। इट मीन्स दे विल अगेन इन्वेस्ट on behalf of you because you are the beneficial owner, you are the real owner, you are the joint owner। तो आपके बिहाफ में वो कहीं और इन्वेस्टमेंट कर देंगे, इन्फोसिस के शेयर्स ले लेंगे, रिलैक्सो के शेयर्स ले लेंगे, डॉक्टर मॉर्फिन के शेयर्स ले लेंगे, सिप्ला के ले लेंगे, IT के ले लेंगे, एज पर देयर ओन स्कीम्स। अब सवाल ये आता है, जब आप एज ए इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और म्यूचुअल फंड किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है या डेट में इन्वेस्ट कर रहा है या हाइब्रिड ले रहा है, तो ये जो कंपनीज जिसमें इन्वेस्ट किया इस म्यूचुअल फंड ने, इन्फोसिस में इन्वेस्ट किया, पोलो टायर्स में इन्वेस्ट किया, JK टायर्स में इन्वेस्ट किया, HCL में इन्वेस्ट किया, HP में इन्वेस्ट किया, है ना, डॉक्टर मॉर्फिन में इन्वेस्ट किया, सिप्ला में इन्वेस्ट किया, तो ये कंपनीज कभी कभी डिविडेंड भी देंगी, बिल्कुल क्यों नहीं देंगी बेटे। लेकिन ये म्यूचुअल फंड वाले डिविडेंड अपने पास तो रखेंगे नहीं, ये तो आपके बिहाफ में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। मतलब ये म्यूचुअल फंड वाले तो एक पासिंग सर्टिफिकेट है, एक मीडियम है, वो बेनिफिट आपको दे देंगे। आप कौन? आप इन्वेस्टर्स। आप कौन? आप मैंगो पीपल। इट मीन्स आप ये देखिए ना, ये इन्फोसिस है, ये इन्फोसिस एग्जाम्पल लेते हैं। इन्फोसिस ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, अब आपने डायरेक्टली इन्फोसिस में इन्वेस्ट नहीं किया क्योंकि आपके पास टाइम नहीं था, आपने प्रोफेशनल्स के थ्रू इन्वेस्ट किए। तो ये इन्फोसिस ने डिविडेंड डिक्लेयर किया और इन्फोसिस ने बड़ी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी अर्न की, तो इससे इनका मार्केट प्राइस बढ़ गया, डिमांड बढ़ गई शेयर की। तो मार्केट प्राइस जब ऊपर हुआ इन्फोसिस का, तो अल्टीमेटली
आपकी जो यूनिट की वैल्यू है, क्योंकि नेट एसेट वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, वी कैलकुलेट मार्क टू मार्केट प्रोसेस, तो फेयर वैल्यू प्रिंसिपल्स लगाए तो अल्टीमेटली यूनिट्स की वैल्यू बढ़ गई क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, इन्फोसिस के शेयर्स की वैल्यू बढ़ गई। आप एज अ यूनिट होल्डर आपको दो तरह के प्रॉफिट्स होंगे और म्यूचुअल फंड को भी दो तरह के हो सकते हैं। देखिए कैसे, म्यूचुअल फंड वालों को डिविडेंड मिला, अच्छा म्यूचुअल फंड वालों ने जैसे ही इन्फोसिस के शेयर्स अप हुए, इस म्यूचुअल फंड की कंपनी के फंड मैनेजर ने सोच लिया कि इसको बेच देंगे, इन्होंने बेच दिए, एक्स में खरीदे थे, एक्स प्लस समथिंग में बेच दिए, इसका मतलब समथिंग इनको प्रॉफिट हो गया। अच्छा जैसे ही इनको समथिंग प्रॉफिट हुआ, ये कैपिटल गेन हुआ, इसको बोलते हैं कैपिटल गेन। अब ये कैपिटल गेन ये ट्रांसफर कर देंगे किसको, यूनिट होल्डर्स को। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर होते तो मुझे एक चीज बताइए, म्यूचुअल फंड क्या अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट कर रहा है या यूनिट होल्डर के बिहाफ में, इन्वेस्टर्स के बिहाफ में इन्वेस्टमेंट कर रहा है? बड़ी सिंपल सी बात है, म्यूचुअल फंड पीपल दे आर नॉट इन्वेस्टिंग देयर ओन इन्वेस्टमेंट, रादर दे आर इन्वेस्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ दोज इन्वेस्टर्स। नो डाउट ये एक माध्यम है, हम सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। जिस कंट्री में ज्यादा कन्वर्जन होता है, ज्यादा जीडीपी बढ़ जाती है, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है, पर कैपिटल इनकम भी बढ़ जाता है। तो मैं आपसे यही बात कहना चाह रहा हूं कि म्यूचुअल फंड ने अपनी जेब से कुछ नहीं किया, इनकी मदद की कैप सेविंग्स को इन्वेस्ट करने में। तो इनकम टैक्स एक्ट एक सेक्शन 10 है, अभी हम देखेंगे, उसका सब सेक्शन 23 है और उसका सब सेक्शन डी है। वो ये कहता है कि अगर म्यूचुअल फंड को कोई प्रॉफिट होगा या कोई इनकम होगी, डिविडेंड इनकम होगी या म्यूचुअल फंड वालों को कैपिटल इनकम होगी, बिकॉज देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ इनकम, वन इज डिविडेंड इनकम विच इज द नॉर्मल इनकम, विच इज द रेवेन्यू इनकम, विच इज द रिकरिंग इनकम, जो बार बार होगी, बार बार देखो, 1000 बार देखो। इन्फोसिस ने डिविडेंड डिक्लेयर किया था क्योंकि म्यूचुअल फंड ने इन्फोसिस के शेयर्स बाय किए हुए थे, तो वो डिविडेंड इनको मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा म्यूचुअल फंड वालों को। तो मैंने कहा म्यूचुअल फंड कंपनी कैन हैव टू टाइप्स ऑफ इनकम्स व्हेन दे इन्वेस्ट, वन इज dividend income, second is capital income. Now the point is that whether this dividend income or this capital income should be taxable in the hands of mutual fund, I will say the answer is no, because अगर हम म्यूचुअल फंड में भी टैक्स करेंगे और अगर हम यूनिट होल्डर्स में भी टैक्स करेंगे तो इससे डबल टैक्सेशन हो जाएगा। पहली बात, दो व्यक्ति टैक्स दे रहे हैं। तीसरी बात, mutual fund people they don't invest their own money, rather they act as a passing through, they act as a bypass helipad, because investors they cannot directly invest, so rather they have helped the economy. तो लॉ मेकर्स ये कहते हैं कि हम म्यूचुअल फंड के ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, दैट वेदर अंडर सेक्शन 10, सेक्शन याद नहीं मेरे को, टेंशन नहीं, अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 23 सब क्लॉज डी, whether mutual fund is liable to pay tax or whether it is not liable to pay tax, आंसर होना चाहिए not liable to pay tax। अब रटना थोड़ी है, आपको लॉजिकली मैंने समझाया कि भाई क्या पर्पस था, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, तो आपका ऑटोमेटिकली नेचुरल आंसर आ गया कि इट शुड नॉट बी टैक्स्ड। बस यही बात अभी हम करेंगे। इट मीन्स यूनिट होल्डर्स को जब ये म्यूचुअल फंड वाले रिटर्न देंगे, ये डिविडेंड देंगे, तो उस केस में, और एक यूनिट होल्डर अपने यूनिट्स को सेल करेगा क्योंकि वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो चुकी है, उसकी यूनिट वैल्यू बढ़ चुकी है, एनएवी बढ़ चुकी है, क्योंकि इन्फोसिस के शेयर्स बढ़ गए थे तो एनएवी बढ़ गई, नेट एसेट बढ़ गए, एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ गया इस म्यूचुअल फंड का, तो उसका मतलब एनएवी भी बढ़ गई। अब इस यूनिट होल्डर ने वो वाले यूनिट्स बेच दिए, सस्ते में खरीदे थे महंगे में बेच दिए, अल्टीमेटली इस यूनिट होल्डर को कैपिटल गेन हुआ। Now this unit holder has to pay tax on capital gain as well as on dividend. My dear friends, this is the main basic logic behind taxability. That mutual fund people, they will not pay any tax, rather the unit holder will pay tax because they are the ultimate beneficiaries. And these people, unit holders, they are getting money, in the form of dividend and in the form of capital gain if they actually sell it. अगर वो actually में बेचते हैं तो capital gain भी होगा। अब यूनिट होल्डर के पास पॉसिबिलिटी होती है बेटे दो तरह की, कि डिविडेंड को हम कैपिटल विड्रॉल प्लान में लेते हैं, आई थिंक मैंने बताया हुआ है दैट दे कैन ऑप्ट फॉर डिविडेंड विड्रॉल प्लान, कि भाई हम डिविडेंड को विड्रॉ करेंगे, या इनकम डिस्ट्रीब्यूशन विड्रॉल प्लान, क्योंकि आजकल डिविडेंड का नाम चेंज कर दिया है, हमने कहा जी इसका नाम डाल देते हैं, बड़े पापा ने कहा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन विड्रॉल कैपिटल विड्रॉल प्लान। अगर वो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटल विड्रॉल प्लान लेते हैं तो जितना भी म्यूचुअल फंड वाले डिविडेंड देंगे इनको रिसीव होगा, एंड इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर्स।
बट अगर यही यूनिट होल्डर अपने यूनिट्स भी बेचना चाहे तो इस यूनिट होल्डर को जब वो बेचेगा तो कैपिटल गेन भी हो सकता है, तो कैपिटल गेन भी टैक्सेबल होगा यूनिट होल्डर्स को. इट मीन देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनकम रादर आई विल से, which will be taxable in the hands of investors, which will be taxable in the hands of unit holders. One is the dividend income and second is the capital gain income. बस बेटे कहानी कुछ इस तरह की है. मैंने बड़ा प्यारा सा एक चित्र बनाया, आप देखो. चित्र रूपा, चित्र के रूप जैसी. मैंने कहा जी 140 बिलियन पीपल हैं जो खड़े हुए हैं, और वो 140 बिलियन पीपल में से कुछ ऐसे बिलियन हैं जिनको भूपेश आनंद की बात समझ आ गई. हमारे इंडिया की, भारत की जनसंख्या की बात करें, उसमें से कुछ लोग मेरी बात मान के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया. 45 म्यूचुअल फंड कंपनीज में से किसी भी एक में इन्वेस्ट कर दिया, और उसमें से उस म्यूचुअल फंड वालों ने आगे इन्वेस्टमेंट्स कर दी, आगे इन्वेस्टमेंट्स कर दी. जैसे मैंने कहा इन्फोसिस में इन्वेस्टमेंट कर दी. तो अभी अभी आपको मैंने बताया दैट द इनकम विच द इन म्यूचुअल फंड पीपल दे आर अर्निंग, दैट इज नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ म्यूचुअल फंड. एंड सेकंड पॉइंट इज द इनकम which is being received by the unit holders on the behalf of this, that will be taxable. And that income constitutes of two parts. उसके दो पार्ट्स होते हैं. जैसे आप चॉक बार खाते हो, है ना, तो चॉक बार में दो होता है बेटा, एक क्रीम होती है, एक चॉकलेट होती है. दो हिस्से होते हैं ना कंपोनेंट में चॉक बार के. 10 रुपए की खाएं, 20 रुपए की खाएं, 50 रुपए की खाएं. एक तो चॉकलेट होती है और एक अंदर दूध होता है, ठीक है. तो इसी तरह से इनकम ऑफ यूनिट होल्डर्स के दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं. एक होता है कैपिटल गेन. अब हम कैपिटल गेन को भी डिफरेंशिएट करेंगे. उसमें कुछ होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और कुछ होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और एक होती है डिविडेंड इनकम. तो आज मैं भूपेश आनंद सेकंड पॉइंट चाहता हूं कि आप एक दो बातें लिख लें. ज्यादा ऐसे आज के लेक्चर में लिखना नहीं है, टेक्निकल है, सुनना है, मेरी बॉडी लैंग्वेज समझनी है, देखना है मैं क्या बोलता जा रहा हूं, ठीक है. ऊपर हेडिंग लिखिए इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट. मेरी कहानी का दूसरा पॉइंट इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट्स. बेटा इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट के दो हिस्से मैंने कर दिए. पहले हिस्से का नाम डाल दिया इनकम अर्न्ड बाय एएमसी और द म्यूचुअल फंड कंपनी विच इज टोटली एग्जेम्प्ट. एंड सेकंड इज इनकम अर्न्ड बाय द यूनिट होल्डर्स विच विल बी टैक्सेबल एंड विच कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ टू कंपोनेंट्स. One is the dividend income and second is the capital gain income. चलिए जल्दी से लिख लें. मैं तब तक आपको एक स्लाइड दिखाना चाहता हूं और फिर हम देखेंगे कि क्या मैं बताना चाह रहा हूं. मैं बेटे क्वांट म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स की बातें करूंगा, होल्डिंग्स की बातें करूंगा, वो दिखाना चाह रहा हूं. इन इक्विटी schemes. आप लिख लें, मैं तब तक आ रहा हूं बेटे, 1 सेकंड में आ रहा हूं. कोई बात है ही नहीं, मैं बस ढूंढ रहा हूं. लार्ज कैप में चला गया, मैं लार्ज कैप में चला गया जी, और इसकी मैं होल्डिंग्स बताने जा रहा हूं कि होल्डिंग्स कितनी हैं, टाइप ऑफ की इंसेप्शन, मिनिमम. ये आ गया जी मल्टी फंड, इक्विटी, इन्वेस्टमेंट रिस्क, अबाउट अस. आप लिखते रहिए भाई साहब, मैं अभी आ ही रहा हूँ भाई साहब, आपके पास आऊँगा. लार्ज कैप में इनका होल्डिंग देख रहा हूँ कि आपको मैं वो डायग्रामेटिकली दिखा दूँ. मैंने लिख दिया जी ग्राफिकल व्यू ऑफ HDFC होल्डिंग्स इन लार्ज कैप इक्विटी स्कीम.
ये बेटे मैंने निकाल दी है, आप देखिए आपको दिख रहा है या नहीं, बस इतना देखना आपने। ये मैंने आपके लिए मेहनत की है। और HDFC म्यूचुअल फंड लार्ज एंड मिड कैप फंड की होल्डिंग्स में आ गया हूँ, और इसकी होल्डिंग्स को अभी हम चेक करेंगे कि इन्होंने कहाँ कहाँ पे क्या क्या होल्ड किया हुआ है। मार्केट्स में रिसर्च में अभी आ रहे हैं होल्ड क्या क्या किया हुआ है एंड हाउ मच दे आर गेटिंग, वेदर यू वांट टू बाय, यू वांट टू सेल और सिप करनी है, क्या करना है। मैंने इनकी वेबसाइट में देखा और इसमें देखिए गेन कितना हो रहा है, और सीधा मैं आ गया स्कीम की डिटेल्स में। और देखिए जी मिड कैप फंड में इन्होंने इतने पैसे लगाए हैं, S&P BSE में इतने लगाए हैं, सेंसेक्स में इतने लगाए हुए हैं, इट मीन्स दे हैव परचेज दीज शेयर्स। और अगर मैं इसमें जाऊं तो इसका थोड़ा सा और बाइफिकेशन देखना चाहूँ तो इन्होंने होल्डिंग की बात करी है कि होल्डिंग क्या है। ये देखिए ये लार्ज कैप में इन्होंने पैसे लगाए हुए हैं, है ना। अब कंपनीज के नाम आ सकते हैं मेरे पास, आई थिंक स्कीम दिस स्कीम डिटेल्स लार्ज कैप में। अच्छा S&P BSE देखें कि S&P BSE में इन्होंने कैसे पैसे लगाए हैं। सो लाइक दिस दे हैव इन्वेस्टेड इन डिफरेंट कंपनीज, जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस। My point is mutual fund will not pay any tax, ये बात तो हम सबको समझ आ गई। Rather यूनिट होल्डर्स विल पे टैक्स। तो मैं थोड़ा सा आपको अपने एक बार स्लाइड में लेके जा रहा हूँ और एक बार देखते हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपको। आई थिंक आपने सबने लिख लिया होगा, ठीक है सर। आइए मैं एक बात और दिखाऊँ फिर वहाँ पे आता है। बस अब आने वाले 11-12 मिनट बड़े प्रीशियस हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ। मैंने अभी तक यहाँ तक ये बताया दैट म्यूचुअल फंड पीपल विल नॉट पे एनी टैक्स, म्यूचुअल फंड कंपनी AMC विल नॉट पे कैपिटल गेन टैक्स, विल नॉट पे एनी डिविडेंड टैक्स, रादर यूनिट होल्डर्स विल हैव टू पे। अब हमें यूनिट होल्डर्स के पॉइंट से समझना है कि अगर उनको डिविडेंड मिलता तो कितना टैक्सेबल होगा, और यूनिट होल्डर्स को अगर कैपिटल गेन मिलता तो कितना टैक्सेबल होगा। उसमें थोड़ी सी बाइफिकेशंस है कि भाई अगर वो शॉर्ट टर्म है तो कितना होगा, इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम है तो कितना होगा। इसके लिए 4-5 छोटे छोटे 2-3-4 कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए। पहला कंसेप्ट ये है, देखिए मैंने आपको वैसे चैप्टर 2 में बताया था कि इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स क्या होती हैं, डेट ओरिएंटेड क्या होती हैं, हाइब्रिड क्या होती हैं, वो हमने म्यूचुअल फंड सेबी रेगुलेशंस के बेसिस पे बताया था। मैं अभी जो आज बताने जा रहा हूं दैट इज फॉर विद रिस्पेक्ट टू टैक्सेशन। टैक्स वाले कहते हैं जी हम अपने हिसाब से स्कीम्स को डिसाइड करेंगे कि ये इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम है, ये नॉन इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम है। दे हैव ओनली डिवाइडेड द स्कीम्स इनटू देयर अर्लियर दैट वाज 2, बट अभी उन्होंने 3 कैटेगरीज बनाई है बस। अगर हम देखें म्यूचुअल फंड के रेगुलेशंस को 1996 को चैप्टर 2 को, तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ फंड्स, बट द पॉइंट इज यहां पर उन्होंने 3 ही कैटेगरीज बनाई है। एक स्कीम, एक कैटेगरी का नाम डाला है, दे हैव केप्ट एज इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स, and they have their own parameters to define that this scheme is, this mutual fund, this fund is equity oriented or not। अगर 65% से ज्यादा उन्होंने इक्विटी के प्रोडक्ट्स में, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, डोमेस्टिक इक्विटी में, तो कहेंगे जी उस स्कीम का नाम है इक्विटी ओरिएंटेड। मैं फिर रिपीट करता हूं, अब मुझे जो टैक्स बताना है ना आपको यूनिट होल्डर्स को के लिए कि हाउ मच विल बी टैक्स, ऐसा भी हो सकता है कि मैं डायरेक्टली बता दूं 15% देना है, 10% देना है, 20% देना है, एज पर स्लैब रेट देना है, आपको समझ नहीं आएगा। आपको पहले ब्रीफ में 2-3 बातें पता होनी चाहिए, तब आपको वो कैलकुलेशन समझ आएंगी जो मैं भी कैलकुलेट करके बताऊंगा। मैंने कहा उसमें पहली बेसिक लॉजिक ये है कि mutual fund people, this income tax people, they have bifurcated mutual funds into 3 categories as per their own categorization. We are not concerned with SEBI mutual fund regulation 1996. This categorization is as per purely for income tax people, and I will be talking from income tax point of view. They have divided, उन्होंने 3 फंड्स बना दिए। एक बनाया इक्विटी ओरिएंटेड फंड, एक बनाया नॉन इक्विटी ओरिएंटेड फंड, और एक बीच का बनाया जो अभी भी नया नया आया जिसमें पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं। अब नाउ दे हैव केप्ट द परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। इफ इट इज अ इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम, अगर वो इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम है तो बेटे हमने उस केस में ये कहा कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट, इफ म्यूचुअल फंड कंपनी, इफ द AMC हैज इन्वेस्टेड मोर देन 65% और 65%, तो मैं कहूंगा इट इज नेम्ड एज म्यूचुअल फंड ओरिएंटेड स्कीम और इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम। इफ इट हैज 35 to 65 से नीचे गए और 35 तक आ गए, इसका मतलब अगर किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में 35 से 65% तक की इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिक इक्विटी में है
तो मैं ये कहूंगा ये दूसरी कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड है एज पर इनकम टैक्स। और अगर मैं तीसरी कैटेगरी में आ जाऊं, अगर एक ऐसे म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टमेंट किया है जहां पर इक्विटी की इन्वेस्टमेंट लेस देन 35% है, तो मैं कहूंगा इट इज अ नॉन इक्विटी ओरिएंटेड फंड। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट। मैंने आपको तीनों बातें रिपीट की है। अब ये लॉजिकली समझ इसलिए आएगा क्योंकि टैक्स रेट अलग अलग है। हम ये चाहते हैं, ये देखिए एक बात मैं बताऊं आपको, बेसिकली ये बताऊं कि वी वांट दैट पीपल शुड मोर इन्वेस्ट इन इक्विटी, बिकॉज जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे तो अल्टीमेटली इकोनॉमी को ज्यादा बेनिफिट होगा। जितना कम करेंगे बेनिफिट तब भी होगा, बट उतना बेनिफिट नहीं होगा जितना फर्स्ट केस में हो। तो इसका मतलब ऐसा समझ लीजिए टैक्स रेट सबसे ज्यादा पता किस में होने वाला है, यहाँ पर जो नॉन इक्विटी स्कीम्स हैं उसका थोड़ा सा ज्यादा कहाँ होने वाला है, 35 to 65%। और सबसे कम कहाँ होने वाला है, मतलब उससे थोड़ा सा कम यहाँ होगा 35 to 65, और सबसे कम कहाँ होगा जहां पर टोटली इक्विटी ओरिएंटेड है, दैट इज 65% या उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इक्विटी में किया हुआ उस म्यूचुअल फंड ने। तो बेटे ये तीन बातें समझनी है, पहली बात तो ठीक है। एक हमने कैटेगराइजेशन समझ ली। दूसरा मैं आपको एक और बताऊंगा कि कैपिटल गेन जो होगा, आज मैं अगर कैपिटल गेन की बात करूं तो कैपिटल गेन कैन बी ऑफ टू टाइप्स। एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। देखिए किसी भी इकोनॉमी की बेनिफिशियरी, उसका बेनिफिट कब होगा, जब इन्वेस्टर्स ज्यादा लंबे समय तक इन्वेस्ट करेंगे या थोड़े समय तक इन्वेस्ट करेंगे। आप ये बताइए, आपके पास पैसे हो और जेब में पड़े हो तो आप जल्दी खर्च कर दोगे, या एक आपके दोस्त के पास भी पैसे हैं लेकिन उसने कहीं इन्वेस्टमेंट किया वो जल्दी खर्च करेगा। बेटे जब आपके पास पैसे होते हैं ना तो खुजली होती है, आप खर्च कर दोगे। तो गवर्नमेंट ये मानती है, लॉ मेकर्स ये मानते हैं जब वो टैक्स निकाल रहे थे कि इफ यू इन्वेस्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड तो हम आपको टैक्स कम चार्ज करेंगे, बट अगर आपने शॉर्टर पीरियड के लिए किया तो हम टैक्स ज्यादा चार्ज करेंगे। अब वो लॉन्गर और शॉर्टर क्या है बताने जा रहा हूं। अगर आपने बस 12 महीने तक ही इन्वेस्टमेंट की, आज खरीदा और अगले 12 महीने के अंदर अंदर बेच दिया, तो उसको हम कहेंगे ये शॉर्ट टर्म नेचर का है, कैपिटल गेन हो या लॉस हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं STCG और STCL। बट अगर 12 महीने अगर आपने 36 मंथ्स तक रखा, मोर देन 36 मंथ्स, तो मैं ये बोलूंगा दैट इट इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इट कैन बी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और इट कैन बी लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑल्सो। तो इसको थोड़ा सा मैंने डिफाइन किया है, आप अगर उस स्लाइड को देखें तो आपको लॉजिकली समझ आ जाएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं। ये देखिए जी, ये मैंने कैपिटल गेन टैक्स का एक बड़ी प्यारी सी स्लाइड प्रिपेयर की है जिसमें मैंने लिखा है टाइप्स ऑफ फंड। सो इट मींस देयर आर फर्स्ट फंड, पहला फंड मैंने रखा जहां पर इक्विटी 65% से ज्यादा होती है, उसको मैंने कहा दैट इज डोमेस्टिक इक्विटी से ज्यादा में आपने 65% से ज्यादा इन्वेस्ट किया तो दोस आर नेम्ड एज इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स। ठीक है, अगर आप नीचे आ जाएं टाइप ऑफ फंड के नीचे, यहीं पे आ जाए, यहाँ पर आ जाए, अगर आप थोड़ा सा यहाँ आए आप देखें यहाँ पे क्या लिखा है, बिटवीन 35 to 65%। इट मीन्स अगर होल्डिंग 65 से कम है और 35 तक है, ये बेटे अभी नया कैटेगरी ऐड किया है, तो हम ये कहेंगे यू आर नॉट इक्विटी नॉर नॉन इक्विटी, बीच के हो। बीच के समझते हो आप, बीच के समझते हो, मतलब आप अगर 65% से ज्यादा हो तो इक्विटी हो, अगर आप 35% से कम हो तो नॉन इक्विटी हो, बट अगर आप 35 से 65 के बीच में हो, जैसे थर्ड कैटेगरी आप देखें तो थर्ड कैटेगरी है इफ इट इज लेस देन 35%, अगर आपने इक्विटी में इन्वेस्टमेंट 35% से कम की है तो हम नॉन इक्विटी मानेंगे। अच्छा, इसमें ना सबसे ज्यादा टैक्स लगाएंगे और इसमें सबसे कम लगाएंगे, इसमें कम लगाएंगे, इसमें ज्यादा लगाएंगे। और दूसरी बात आप देखिए यहां पर मैंने क्या कहा, इफ इट इज मोर देन 12 मंथ्स, इफ इट इज लेस देन 12 मंथ्स तो हम कहेंगे इट इज शॉर्ट टर्म, और अगर इट इज ग्रेटर देन 12 मंथ्स तो हम कहेंगे इट इज लॉन्ग टर्म। मतलब इक्विटी ओरिएंटेड में तो 12 महीने का क्राइटेरिया है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म को बनाने का, और जो नॉन इक्विटी है या जो बीच के कैटेगरी आई है उसमें हम 36 मंथ्स का क्राइटेरिया लगाएंगे, लेस देन 36 मंथ्स और मोर देन 36 मंथ्स, लेस देन 36 मंथ्स और मोर देन 36 मंथ्स। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। इट मीन्स अगर एक यूनिट होल्डर ने किसी ऐसे स्कीम में इन्वेस्ट किया है जिसको हम कहते हैं इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम है एज पर इनकम टैक्स एक्ट,
मतलब उस स्कीम ने 65% से ज्यादा पैसे इंडियन कंपनीज के डोमेस्टिक के इक्विटी में पैसे लगाए हुए हैं, और ये इन्वेस्टर उस कंपनी के म्यूचुअल फंड के यूनिट्स 12 महीने के बाद बेचता है तो भी हम इसको लॉन्ग टर्म मान लेंगे, और 12 महीने से कम में बेचता है तो हम शॉर्ट टर्म मान लेंगे। बट अगर यही यूनिट होल्डर ने नॉन इक्विटी या बीच की कैटेगरी में पैसे लगाए होते और वो 12 महीने के बाद बेचता तो वो शॉर्ट टर्म ही होता। अच्छा एक बात और बताऊं, लॉन्ग टर्म का कैपिटल गेन कम है, टैक्स रेट कम है, शॉर्ट टर्म का कैपिटल गेन टैक्स रेट ज्यादा है। देखो 3-4 बातें बताई मैंने, अब आप इस सबको मिक्स कर देंगे। जैसे मैंने कहा इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स हैं तो उस केस में टोटली प्योरली इक्विटी ओरिएंटेड में टैक्स रेट कम होगा। नॉन इक्विटी, जितना हम इक्विटी कम करते जाएंगे टैक्स रेट बढ़ता जाएगा। दूसरी बात, जितना हम शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में जाते जाएंगे आपका टैक्स रेट कम होता जाएगा, जितना हम शॉर्ट टर्म में जाते जाएंगे आपका टैक्स रेट बढ़ता जाएगा। आई थिंक आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। बस ये 2-3 बातें और ऐड कर दी। अच्छा, इफ इट इज अ केस ऑफ लॉन्ग टर्म तो आपको एक बेनिफिट और मिलेगा, टैक्स रेट तो कम होगा ही, एक बेनिफिट और मिलेगा जिसको बोलते हैं इंडेक्सेशन का बेनिफिट। अभी मैं बताऊंगा बेटा, इंडेक्सेशन का बेनिफिट का मतलब ये होता है कि मैंने एक चीज खरीदी थी आज से 10 साल पहले, है ना, परचेज प्राइस थी 1 लाख रुपए की, आज मैंने उस चीज को 10 लाख रुपए में बेच दिया तो 9 लाख का बेनिफिट हुआ। जबकि ये कैलकुलेशन गलत है, क्योंकि वो जो चीज 1 लाख रुपए की 10 साल पहले मिलती थी आज उसकी कॉस्ट 1 लाख थोड़ी है। हम सेलिंग प्राइस तो आज की ले रहे हैं, मतलब आज की मतलब ईयर ऑफ सेल की ले रहे हैं, और कॉस्ट प्राइस हम ले रहे हैं उस ईयर की जिस ईयर में उसने परचेज किया था, जबकि इतनी महंगाई हो चुकी है उस ईयर से लेके अब इस ईयर तक। तो हम क्या करेंगे, वो जो कॉस्ट 1 लाख रुपए की थी आज से 10 साल पहले जो मैंने खरीदा था, वो जो 1 लाख रुपए की थी उस समय क्या इंडेक्स था, महंगाई का दर क्या था, उस इन्फ्लेशन इंडेक्स को, उस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को देखेंगे और आज का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देखेंगे और हम उस 1 लाख की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को क्या करेंगे, इन्फ्लेट कर देंगे, बढ़ा देंगे। उसको बोलते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। यूनिटरी मेथड है जी, कोई फॉर्मूला लगाना ही नहीं है। 3 बातें मैंने बताई हैं, क्योंकि मैं जब आप टैक्स रेट बताऊंगा, देखिए मैं ऐसा भी कह सकता था कि इसमें 12-15% लगेगा, जैसे मैंने तो आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड दिस कि लॉन्ग टर्म में अगर इक्विटी हो तो 15% लगा दो, लॉन्ग शॉर्ट टर्म में 15% लगा दो, लॉन्ग टर्म में 10% लगा दो, फिर उसमें ये कर दो, फिर ये कर दो। बेटे आपको समझ कुछ भी नहीं आता, अभी चैप्टर छोड़ ही देते, और जब आपका क्लाइंट आपसे पूछता तो आप समझ ही नहीं पाते। मैंने जो भी कुछ अभी तक बताया ओरली बताया, मेरे को सब रटा हुआ है इसलिए मैं सब कुछ बता पाया, लेकिन ये आसान नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए आपको स्लाइड का बहाना, स्लाइड जरूर बनानी है। एटलीस्ट ये बनाओगे तो आपको लॉजिकली समझ आएगा। मैं 1 मिनट नहीं बोलूंगा, आप क्या करें, इन पूरी स्लाइड को प्रिपेयर कर लें। मेरा मानना यह है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी अगर आप ऐसा करते हैं। 4 खाने बनाए जी अपने रजिस्टर में। पहला बनाए टाइप ऑफ फंड, अभी मैं लगान में आ रहा हूं, अभी मूवी दिखाऊंगा। दूसरा खाना बनाए होल्डिंग। अच्छा, तीसरा कॉलम बनाए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस, और फोर्थ बनाए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस। और बैकग्राउंड में आपके पास पता है कि इक्विटी में जो ओरिएंटेड है उस पर टैक्स कम लगाएंगे, लॉन्ग टर्म में कम टैक्स लगाएंगे, नॉन इक्विटी में ज़्यादा लगाएंगे और शॉर्ट टर्म में ज़्यादा लगाएंगे। बस ये भावना भी अगर आपने समझ ली ना तो आपको अब ये टैक्स रेट याद करना भी आसान हो जाएगा, इन केस यू वांट टू रियली मास्टर दीज। तो फर्स्ट पार्ट इज, इफ द इन्वेस्टमेंट इज मोर देन टाइप ऑफ होल्डिंग में 3 तरह की कंपनीज बनाई। इफ इट इज मोर देन 65% तो हम कहेंगे ये इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स हैं एज पर इनकम टैक्स एक्ट, एंड वी विल कंसिडर 12 मंथ्स, क्योंकि हम ज्यादा जल्दी बेनिफिट देना चाहते हैं लॉन्ग टर्म का। तो छोटा पीरियड रखेंगे तो लॉन्ग टर्म का बेनिफिट मिलेगा, या शॉर्ट लंबा रखेंगे तो बेटा छोटा पीरियड रखेंगे, इसलिए यहां पर 12 महीने का पीरियड रखा। बेटा ये लॉजिक, ये कंसेप्ट कोई नहीं बताएगा कि 12 महीने क्यों आया और 36 महीने क्यों आया, यहाँ पर खाली ये बता देंगे यहाँ 12 या 36 है, बट 12 आया क्यों, उसके पीछे क्या विचारधारा थी, क्या थॉट प्रोसेस था। 36 मंथ्स क्यों आया, उसके पीछे क्या विचारधारा थी, मैंने बताई अभी आपको। क्योंकि इक्विटी ओरिएंटेड है, आपने 65% से ज्यादा ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट किया जो 65% ज्यादा इक्विटी शेयर्स ले रही हैं, स्टॉक्स ले रही हैं डोमेस्टिक कंपनी के, तो अल्टीमेटली आपने इकोनॉमी को बेनिफिट करने की कोशिश की। इसलिए हम चाहते हैं कि आपको हम बेनिफिट दें। आपको हम बेनिफिट तभी दे सकते हैं जब आप जल्दी से लॉन्ग टर्म बन जाएं। आपको लॉन्ग टर्म तभी बना सकते हैं जब हम पीरियड ऑफ होल्डिंग कम रखें। इसलिए यहाँ पर 12 महीने का पीरियड का क्राइटेरिया माना। मोर देन 12 मंथ्स के बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म, लेस देन 12 मंथ्स के बाद बेचा तो शॉर्ट टर्म। अच्छा, लॉन्ग टर्म में टैक्स रेट देखिए 10% है और शॉर्ट टर्म में 15% है। मैंने अभी बताया हम शॉर्ट टर्म में ज़्यादा चार्ज करेंगे और लॉन्ग टर्म में 10 करेंगे। अज्यूम करते हैं कि एक इन्वेस्टर है रामलाल, सुनना एग्जाम्पल सुनना जी, मैं भूपेश आनंद, इसको एक बार समझा भी देता हूँ कि आपको लॉजिकली पता चल जाए। मैं कहता हूँ जी एक इन्वेस्टर है,
इस इन्वेस्टर ने एच डी एफ सी म्यूचुअल फंड के यूनिट्स बाय किए हुए हैं। एक भला जमाना था और 1 जनवरी 2024 में बाय कर लिए। ये तो कोई भी हो सकता है जी। और उसने इस स्कीम एज पर इनकम टैक्स एक्ट दिस स्कीम में इन्होंने 65% से ज्यादा इक्विटी में इन्वेस्ट किया हुआ है एंड इट इज नेम्ड एज इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम। इसने 1 मार्च 2025 को ये वाले यूनिट्स बेच दिए। मान लेते हैं they have invested 1 lakh rupees, this investor has invested 1 lakh rupees and he has told at 1,50,000 rupees. So my dear friends, how I will see that this is the equity or not? मैं देखूंगा HDFC की जो ये स्कीम है, इनके पास टोटल कॉर्पस कितना है, अज्यूम करते हैं 10,000 करोड़ है, जिसमें 70% इन्होंने इक्विटी में इन्वेस्ट किया हुआ है और 30% डेट में किया हुआ है। सो एज पर इनकम टैक्स एक्ट दिस स्कीम विल बी नेम्ड एज इक्विटी ओरिएंटेड बिकॉज यहाँ पर 65% से उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इक्विटी में है। इसका मतलब ये पहली कैटेगरी है। 3 कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी इक्विटी ओरिएंटेड है, इसका मतलब ये पहला टेस्ट तो पास कर दिया, इसको कम टैक्स लगाएंगे। दूसरी बात, अगर इसने 12 महीने के बाद होल्ड करने के बाद बेचे तो दूसरा टेस्ट भी पास कर लिया तो हम और कम टैक्स लगाएंगे। अब आप चेक करिए इसको बेनिफिट कितना हुआ। मैं समझता हूँ इसको बेनिफिट हुआ 50,000 रुपये का। अब ये लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म है? बेटे लॉन्ग टर्म है। क्यों? क्योंकि 12 महीने से बाद में बेचे हैं, क्योंकि हम इक्विटी ओरिएंटेड में 12 महीने का क्राइटेरिया मानते हैं। अच्छा ये लॉन्ग टर्म है तो आप बताइए 10% का टैक्स लगना चाहिए। ही हैज टू ओनली पे 5,000 रुपीज। बट अगर ये शॉर्ट टर्म होता, 12 महीने से पहले बेच देता या 12 महीने तक भी होता तो बेच देता, तो यही जो टैक्स है इसको पता कितना चार्ज करता? 7,500 रुपीज का इसको टैक्स देना पड़ता, लॉन्ग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। आराम से। मैंने कहा ना मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ यार, मैं A to Z सारी बातें क्लियर करूंगा। क्या हो गया अगर 5-10 मिनट लंबा भी हो गया लेक्चर? आपको नॉलेज चाहिए, जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है ना? मोबाइल भी जल्दी जल्दी स्क्रॉल करते हो, बस पता नहीं क्या दूसरे वीडियो में क्या मिल जाएगा, ऐसा स्क्रॉल करते हो जैसे एक तो देखा नहीं ढंग से, दूसरा तीसरा पता नहीं कहाँ, कितनी बेचैनी सी है आपको, एंजाइटी कितनी है। मैं खड़े होकर फुल एनर्जी के साथ शांत भाव से आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ, आप जल्दबाजी हाफ रहे, हाँ 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 जल्दी 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 जल्दी, पता नहीं क्या कहाँ जाएंगे जल्दी जल्दी। मैं आज आपके सामने ये कहना चाहता हूं कि आपको 2 बातों का ध्यान रखना है कि वेदर दैट स्कीम इज अ इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम और वेदर दैट इज अ नॉन इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम, पहली बात। और वो तीसरी कैटेगरी कौन सी कैटेगरी में आता है, और दूसरी बात क्या वो शॉर्ट टर्म है क्या वो लॉन्ग टर्म है, और उसका क्राइटेरिया मैंने 12 महीने 36 महीने बता दिया। अब आप ये बताइए लॉजिकली कि अगर अज्यूम करते हैं HDFC म्यूचुअल फंड का, मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपके सामने, सपोज करते हैं HDFC म्यूचुअल फंड के पास 10,000 रुपीज करोड़ हैं और उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी जी, यहाँ पे कर दी इक्विटी में, मैं अज्यूम कर रहा हूँ जी इक्विटी में 4,000 करोड़ की और डेट सिक्योरिटी डेट प्रोडक्ट्स में 6,000 करोड़ की। तो बताइए कौन सी कैटेगरी आएगी, पहली दूसरी या तीसरी? बेटे दूसरी कैटेगरी आएगी बीच की, जहाँ पर 35% to 65% उन्होंने इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया है और ये नई नई कैटेगरी ऐड हुई है। इसका मतलब इसमें पेपर आ सकता है। इसका मतलब इसको हम इक्विटी भी नहीं बोलेंगे, नॉन इक्विटी भी नहीं बोलेंगे, नई स्कीम बोलेंगे बीच वाली, क्योंकि इसमें इक्विटी इन्वेस्टमेंट 35 से 65% तक है। अब आप ये बताइए कि मैं ये नहीं कहा कि आप सबसे ज्यादा बेनिफिट देंगे इक्विटी को, अगर वो स्कीम इफ दैट स्कीम इज नॉट प्योरली इक्विटी तो उसको थोड़ा सा बेनिफिट कम मिलना चाहिए क्योंकि आपने हमारी बात नहीं मानी। तो अब आप मैं टैक्स रेट में देखना उसको बेनिफिट कम देंगे। बेनिफिट कैसे कम देंगे? या तो टैक्स रेट ज्यादा चार्ज कर देंगे। तो अगर वो शॉर्ट टर्म है, एक तो 36 मंथ्स का पीरियड लेकर आ जाएंगे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म को देखने के लिए। दूसरी बात, हम शॉर्ट टर्म के केस में जो नॉर्मल टैक्स रेट चल रहे हैं ना स्लैब्स में, जो स्लैब्स में 1-1.5 लाख तक इतना, 1.5 से 5 इतना, 5 से 10 इतना, हम उसके बेसिस में टैक्स चार्ज करेंगे। और लॉन्ग टर्म के केस में पहले हमने 10% चार्ज किया था ना, अब हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, 20% कर देंगे। हाँ इंडेक्सेशन का बेनिफिट देंगे। अभी देखना, आप ये देखना जी, जो बात मैं कह रहा हूं आपने ध्यान से अब इस स्लाइड से रिलेट करनी है जो मैंने अभी आपको बोला। ये देखिए जी, ये देखिए, अगर इन्वेस्टमेंट 35 से 65% तक के बीच में है
तो 36 मंथ्स का क्राइटेरिया है और हम टैक्स जो चार्ज करेंगे, इफ इट इज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वी विल चार्ज एज पर टैक्स स्लैब। अब टैक्स स्लैब में क्या है, 5 लाख तक 1.5 लाख तक एग्जेम्प्ट है, फिर 1.5 से 5 10% है, फिर 5 से 10 30% है। मान लेते हैं उसकी इनकम 10 लाख के आसपास है इसमें से, तो बेटे 30% का टैक्स रेट चार्ज होगा। मतलब जो स्लैब रेट में है उसी के बेसिस में हम उतना ही चार्ज कर देंगे। और अगर वो लॉन्ग टर्म है तो 20% कर देंगे, 10 से बढ़ा दिया 20। हाँ, हम उसको इंडेक्सेशन का बेनिफिट दे देंगे। इंडेक्सेशन का मतलब मैंने आपको अभी अभी बताया कि हम उसकी कॉस्ट को बढ़ा देंगे। जैसे अब देखिए ना, मैंने बड़ी प्यारी से एक स्लाइड प्रिपेयर किया आपको इंडेक्सेशन को समझाने के लिए कि हाई हाई महंगाई, जो चीज़ पहले 100 रुपए की आती थी आज वही चीज़ बड़ी महंगी हो चुकी है जी। आप देखें तो वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। आपके पेरेंट्स हमेशा आपको बोलते रहते हैं कि हमारा ज़माना भला ज़माना था, उस समय ये चीज़ इतने की मिलती थी, चीनी इतने की मिलती थी। तो अगर आप देखें 2001-2 में जो चीज़ 100 रुपए की मिलती थी, एज पर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स है, मेरे रिकॉर्ड्स नहीं है, गवर्नमेंट के कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स के रिकॉर्ड्स हैं, कि जो चीज़ 2001-2 में 100 रुपए की मिलती थी, आज आज अगर हम देखें तो बेटा वो 2021-22 में 307 रुपए की मिल रही है, 22-23 में वही चीज उतने किलोग्राम उतना सब कुछ 331 में मिल रहा है, और 2023-24 में, ये गलती से 33 लिख दिया, 23-24 में 348 रुपए की मिल रही है। मैं भूपेश आनंद, मैं रुक गया हूँ जी, मैंने कहा ये 23-24 है। आपको पहले ध्यान से सुनना है मैं जो कह रहा हूँ। मैंने आपसे ये कहा कि एक चीज आपको 100 रुपए की मिलती थी, कब मिलती थी, 1-2 में अज्यूम कर रहे हैं। अगर मैं 2001-2 का बेस लूं, महंगाई होने लग गई, डिमांड बढ़ रही है, अभी हमारी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ज़्यादा वो होगा। तो ये बताइए 100 से वही चीज़ 105 हो गई। मतलब जो चीज़ 1 किलो दूध 1 लीटर दूध मिलता था 100 रुपये का, मान लेते 1 लीटर दूध 2002-3 में 105 का मिलेगा। वही 1 लीटर दूध 2003-4 में 100, सेम बास्केट ऑफ गुड्स विल बी अवेलेबल एट दिस मच प्राइस, सेम बास्केट ऑफ गुड्स विल बी अवेलेबल एट दिस मच प्राइस। एंड if I see 23-24, the same basket of goods will be available at 348. It means the same basket of goods which were available at 2001-2 at $100 और 100 रुपीज इंडियन रुपीज, वही आज 348 रुपए में मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, जब कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे तो वी जनरली कैलकुलेट, हम उसकी इंडेक्सेशन करेंगे। अब आपको इंडेक्सेशन समझ आएगा, घबराना नहीं है, घबराना है ही नहीं। अब आपको अभी मैं बताऊंगा इंडेक्सेशन के लिए आई हैव प्रिपेयर्ड अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल। आप अगर उसको देखेंगे तो आपको लॉजिकली समझ आ जाएगा कि मैं इंडेक्सेशन में क्या कहना चाह रहा हूँ। अब मान लेते हैं 2 इन्वेस्टमेंट्स हैं, डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 15 मार्च 2018, अज्यूम कर रहे हैं दिस इज द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, और इसने इन्वेस्ट किया है 35 to 65% वाले में, बिकॉज इंडेक्सेशन वहीं पे होती है। ठीक है सर। अच्छा, डेट ऑफ रिडेम्पशन है 10 जनवरी 2023। इसका मतलब इट इज़ अ लॉन्ग टर्म, क्योंकि 36 महीने के बाद उन्होंने सेल किया है। अच्छा, लॉन्ग टर्म है तो 20% का टैक्स रेट लगेगा। अच्छा, विद टैक्स इंडेक्सेशन लगेगा। अभी मैं पहले अगर आपको विदाउट इंडेक्सेशन बताऊं तो ज़्यादा आप अप्रिशिएट कर पाएंगे। पीरियड ऑफ इंस्टॉलमेंट 5 साल है, अमाउंट इन्वेस्टेड 1 लाख था, रिडेम्पशन वैल्यू 1,50,000 की, बेचा उसने 365 रुपये का। अगर मैं इंडेक्सेशन का कंसेप्ट हटा देता तो उसको गेन कितना होता है लॉन्ग टर्म, 1,50,365 माइनस 1 लाख, दैट कम्स टू 50,365 रुपये होता, और उसके ऊपर 20% का टैक्स लगा देते तो 10,000 समथिंग आता, जो मैंने नीचे कैलकुलेट करके बताया है। बट अगर मैं इसमें इंडेक्सेशन लगाऊं तो क्या बेनिफिट होगा, आप देखिए ना, ये रिडेम्पशन वैल्यू थी, अगर मैं इसमें बेनिफिट लगाऊं, 20% निकालिए, 50,365 रुपये का 20% कितना आया, 50,365 रुपीज का, मान लेना 10-11 हज़ार आया। बट लॉ मेकर्स कहते हैं कि इफ a unit holder has invested in a scheme when and in that scheme they have invested in equity between 35 to 65%. So in this case we will give the benefit of indexation, क्योंकि जो चीज उस साल में जितने की मिलती थी, देखते हैं कौन सा ईयर है, मैंने नीचे वैसे उसके लिए आपको जस्ट सिंप्लिसिटी के लिए आपको 2 इंडेक्सेशन रेट दे दिए कि 272 ऑन द ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट ये रेट था, और ये 331, ये गिवन होगा, आपको याद नहीं करना। ठीक है, इसका मतलब जो चीज 272 की मिलती थी, वही आइटम जब हमने बेचा तो 331 की मिली। मैं आपसे कहता हूं, ये देखिए 1 लाख रुपए की चीज थी। अच्छा, जब 1 लाख की मिलती थी तो 272 का इंडेक्स था, और अगर 331 का इंडेक्स होता तो कितने की मिलती। ये तो यूनिटरी मेथड है बेटा, 3rd क्लास के मैथमेटिक्स की है, इतने में इतना तो इतने में कितना। 1 लाख रुपए
1 लाख रुपए की जब वो चीज मिली तो उस समय इंडेक्स था 272, और अगर इंडेक्स 331 हो जाता तो कितना होगा, 331 इंटू 1 लाख अपॉन 272। तो बेटे ये वाली वैल्यू आ गई, ये वाली वैल्यू आ गई 1,20,690। कैलकुलेट करके देख लो, मैं रुका हूं। अब आप 1,50,000 माइनस 1,0690 लेस करें तो यू विल बी गेटिंग कैलकुलेशन ऑफ टैक्स रेट कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ 2887। अब इस 1,20,690 का नाम है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इन्फ्लेटेड कॉस्ट, ठीक है। बिकॉज आपने 36 महीने से ज्यादा रखा तो हम आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट देंगे। इट मींस अब आप इसके ऊपर चार्ज करेंगे 20% तो इतना आएगा। बेटे पहले अगर आप देखें तो 10,000 कुछ आ रहा था, इसका मतलब आपको टैक्स में कमी मिली या नहीं मिली, 5,000 रुपए का टैक्स कम हो गया। बेटे इस तरह से कोई नहीं बताएगा, मैं फिर रिपीट करता हूँ, मैंने तो एग्जाम्पल्स बनाए, समझाया लॉजिकली, अभी तक मैंने खाली बोलता जा रहा हूँ कि आपको रिलेशनशिप समझ आए। इस लेक्चर को बार बार देखना क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल लेक्चर है ना। अगर आपका टैक्स बेस्ड नहीं है, अगर आपका कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है, तो इस लेक्चर को मैं प्रेफर करूंगा, मैं रिकमेंड करूंगा 3-4 बार देखिए। इसलिए मैं पूरा यूट्यूब में अपलोड कर रहा हूँ कि आपको समझ आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, है ना, लॉजिकली। तो दोस्तों आपको मैं फिर रिपीट करूंगा, मैं उसी स्लाइड में दोबारा से आ गया। आप देखिए ना, आप देखिए इस स्लाइड में थे और इसमें मैंने आपको क्या बताया था, क्या बताया था, यही तो बताया था बेटे, यही तो बताया था कि इफ आपको ये चेक करना है कि कौन सा फंड है, तो मैंने कहा जी इक्विटी फंड है तो फिर तो सिंपल है, 12 महीने का क्राइटेरिया रखेंगे, 10% और 15% इंडेक्सेशन का चक्कर छोड़ दो। अगर 35 से 65 के बीच में तो फिर हम क्या करेंगे, 36 महीने का पीरियड ऑफ होल्डिंग रखेंगे और शॉर्ट टर्म में एज पर द नॉर्मल टैक्स रेट लगाएंगे और लॉन्ग टर्म में 20% लगाएंगे, लेकिन इंडेक्सेशन का बेनिफिट दे देंगे। इंडेक्सेशन मैंने बता दिया। बट अगर एक इन्वेस्टर ने, एक यूनिट होल्डर ने HDFC की ऐसी स्कीम में पैसे लगाए हैं जो HDFC उसमें लेस देन 35% इन्वेस्ट करती है इक्विटी में, इसका मतलब ज्यादातर वो डेट या मनी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इट मींस ये हमारे देश को ज्यादा बेनिफिट नहीं करेगा, है ना, करेगा इतना नहीं, तो हम सबसे ज्यादा टैक्स रेट लगाएंगे और सबसे ज्यादा टफ कर देंगे। इसका मतलब आपके लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग 36 मंथ रहने वाला है, तो देख लीजिए 36 मंथ रहने वाला है। और दूसरी बात, यहां पर भी एज पर स्लैब रेट, वहां पर भी एज पर स्लैब रेट, चैप्टर क्लोज। इट मींस इंडेक्सेशन के ऊपर अगर आपको एक क्वेश्चन आता है तो इट इज ओनली फ्रॉम इफ द इक्विटी इन्वेस्टमेंट इज फ्रॉम 35% टू 65%। लास्ट पॉइंट एक बताना है, कहते हैं जी, कहते हैं घर में अगर मम्मी पापा कुछ कह दें, आपने मूवी जाना था और आपने पापा से पूछा मूवी चले जाओ, पापा ने मना कर दिया। आपने बड़े पापा से पूछा, बड़े पापा ने कहा नहीं जा सकता है, तो क्या लगता है आप जाएंगे या नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि पापा बड़े पापा की बात मानेंगे। अभी तक जो भी कुछ मैंने बताया ये पापा ने बोला था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला था, लेकिन इनकम टैक्स में भी एक बड़े पापा है, उन्होंने कहा कि अभी तक जो भी मैंने बोला है बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा तो हम पहले 1 लाख के ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे। इसका मतलब जो वो 15%, जो वो 10% है, जो वो 20% है, या जो भी एज पर नॉर्मल स्लैब है, उसमें पहले 1 लाख रुपए लेस होंगे। इसका मतलब अगर किसी यूनिट होल्डर के को 5 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया ड्यू टू सेल ऑफ यूनिट्स, तो बेटे उसको टैक्स 4 लाख के ऊपर देना पड़ेगा। 1 लाख रुपए हम एग्जेम्प्ट कर देंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ whether it is from equity scheme or it is from बीच वाली स्कीम और whether it is from नॉन इक्विटी स्कीम। ये नीचे लिखा है बेटे, ये देखो, ये ग्रैंड फादरिंग क्लॉज, आराम से आराम से आराम से बार बार देखो, 1000 बार देखो, देखने की चीज है, हर बार देखो। ये देखो क्या लिखा है, ये बेटा क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर, और क्लाइंट को एक्सप्लेन करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसका मतलब आप हमेशा क्लाइंट को ये जरूर कहना कि भैया इन्वेस्टमेंट तेरे को लंबे समय तक रखनी है, जल्दबाजी नहीं मारनी। तो बेटा यहां देखो मैंने लिखा है देयर इज नो टैक्स ऑन कैपिटल गेन अप टू 1 लाख इन द फाइनेंशियल ईयर। इट मींस इफ इट इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इफ इट इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देन इट विल नॉट बी टैक्सेबल। ये देखिए लिखा हुआ इक्विटी स्कीम्स में, अगर इक्विटी स्कीम्स में कैपिटल गेन है तो हम इसके ऊपर चार्ज नहीं करेंगे। आइए, हम थोड़ा सा हैवी हो गया लेक्चर, मैं पहले एक बार हल्का सा गाना दिखा दूं और मैं भूपेश आनंद उसकी बात करूं जो लगान की बात हो रही थी, और आप देखिए लगान में क्या हो रहा है।
आप सोचिए कि लगान मूवी है और आखिरी ओवर चल रहा है और इनको कुछ रन चाहिए, अगर ये रन मिल गए तो इनका टैक्स माफ हो जाएगा और इनको क्रिकेट नहीं आती और इनके चेहरे में एक्सप्रेशन देखिए। बेटा लगान देना पड़ेगा, मैं आज लगान की बात कर रहा हूँ, टैक्स की बात कर रहा हूँ। दैट इफ यू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड एज ए इन्वेस्टर और एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, यू शुड नो कि अगर ये होगा तो कितना टैक्स होगा, ये होगा तो कितना टैक्स होगा, ये होगा तो कितना टैक्स होगा। यू आर नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई नो दैट, बट एक मोटा मोटी आइडिया तो होना चाहिए यार कि लॉन्ग टर्म क्या होता है, शॉर्ट टर्म क्या होता है। आप कैसे कन्विंस करेंगे अपने क्लाइंट को? पास तो हो जाएंगे क्योंकि 4% का आना है इसमें से, ये चैप्टर नहीं भी करते तो हो जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन आपका जन्म पास होने के लिए नहीं हुआ, आपका जन्म करोड़पति बनने के लिए हुआ है। कैसे बनेंगे? तो you should know what I mean by indexation, what I mean by long term capital gain or loss, or short term capital gain or loss, or what I mean by equity oriented schemes, what I mean by 35 to 65% oriented schemes, and what I mean by non equity oriented schemes. पता होना चाहिए। इसीलिए मैंने इतनी देर से गला खराब कर रहा हूँ। मैं लेक्चर सारा का सारा अपलोड कर दूंगा, इसका मतलब मेरे से बड़ा बेवकूफ तो कोई है ही नहीं। मैं इतनी एनर्जी लगा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, बॉडी लैंग्वेज से आपको वर्कबुक से दिखा रहा हूँ, पीपीटी से बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ, म्यूचुअल फंड की, फिर भी चुपचाप फ्री में अपलोड कर रहा हूँ कि आपको बेनिफिट हो। अगर आप उसके बाद भी बेनिफिट नहीं लेते तो दोस्तों अब ये सारा कुछ आपको ऐसे समझ आएगा क्योंकि आपने मेरे लेक्चर को सुन लिया है। अब बड़ी बड़ी बातें समझ आएंगी। सच में अगर आप करना चाहते हैं तो ईजिली कर सकते हैं। मैंने बड़ी सारी बातें आज बताई हैं और ये चैप्टर, ये देखिए, ये टेबल अगर आप यहाँ से पढ़ते हैं ना टेबल, तो भाई साहब 2 दिन तक तो रात को नींद ही नहीं आएगी, आपको समझ नहीं आएगा क्या बोला इन्होंने, बिकॉज यू आर नॉट अवेयर इंडेक्सेशन। आपको होल्डिंग की बात नहीं पता, आपको इक्विटी ओरिएंटेड की बात नहीं पता। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि चैप्टर 2 में तो इक्विटी ओरिएंटेड और था, यहाँ पे इक्विटी ओरिएंटेड 65% है, क्योंकि यहाँ पर हम इनकम टैक्स के पॉइंट से बात कर रहे हैं। तो हियर वी विल टॉक फ्रॉम इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है जी। तो आज के इस लेक्चर के थ्रू ये सारे टेबल्स मैंने कवर कर दिए। उन स्लाइड्स के थ्रू मेरी अंदर से ख्वाहिश है कि आप करोड़पति बने, आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का पेपर पास करें, अपने क्लाइंट्स को कन्विंस करें, मेहनत करें। अभी एक चैप्टर, ये जो है ना चैप्टर नंबर 8, ये मान लीजिए 60-70% खत्म भी हो गया। बाकी जो रह गया वो छोटे छोटे 1-2 लेक्चर्स में, 15-15 मिनट के लेक्चर में खत्म कर दूंगा। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।